रुड़की में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 लोगों की विस्फोट में हुई मौत। यूके विधानसभा चुनाव के समय सुदर्शन न्यूज ने उठाया था मुद्दा। सुदर्शन की खबर के बाद रद्द हुई थी सीएम योगी की सभा। सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। मिशन दालचीनी और मिशन तिमरू का किया जाएगा प्रारंभ। सीएम धामी ने कहा, पौधों से किसान को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी महिला मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल और अन्य पदाधिकारियों ने की मुलाकात। बीजेपी महिला मोर्चा ने नकल विरोधी कानून पारित करने के लिए सीएम धामी का जताया आभार। यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग ने किया अनुबंध। सीएम धामी और पर्यटन मंत्री की उपस्थिति में किया गया है अनुबंध। लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक खंडूरी और अविरल जैन ने एमओयू हस्ताक्षरित किए और रोपवे परियोजना से श्रद्धालुओं को मिलेगी इसकी सुविधा। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने मूलभूत अवसंरचना विकास के संबंध में अधिकारी और जिलाधिकारी पौड़ियों के साथ की बैठक। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी से जनपद के अंतर्गत सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, देवभूमि उत्तराखंड के रुड़की में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सुदर्शन न्यूज के रेसिडेंट एडिटर रुड़की पहुंचे थे और उस समय हमारे संवाददाता अमित चौहान ने बताया था कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आयोजित योगी आदित्यनाथ जी के सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर पटाखों का एक बड़ा स्टॉक जो है वो जमा है। इस पर मुकेश कुमार जी ने अमित चौहान के साथ ले ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी की और ये पाया कि रुड़की शहर में भविष्य में कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभा रद्द हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी प्रशासन ने पटाखों के अवैध कारोबार पर अंकुश नहीं लगाया है, जिसके चलते पटाखों के एक अवैध गोदाम में लगी आग में झुलसकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और छोटे रिटेलर जो कि दीपावली के समय 3 दिन लाइसेंस से लेकर पटाखे का व्यापार करते हैं, उनकी धरपकड़ में लग गया। इस दौरान बड़े गुनहगारों को उनका माल ठिकाने लगाने का समय देकर उन्हें बचा लिया गया था, जबकि लाइसेंस से अधिक माल उन्होंने आबादी के बीच रखा हुआ था। ऐसे में लोगों को जागरूक होकर आगे आना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। तो रुड़की में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है और 4 लोगों की इस विस्फोट में मौत हो गई है। आपको बताएं कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के समय सुदर्शन न्यूज के रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अमित के साथ वहां मौजूद थे और इस मुद्दे को सुदर्शन न्यूज ने गंभीरता से उठाया था। सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा को भी रद्द कर दिया गया था। और इस बीच रुड़की में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट की खबर सामने आई, जहां 4 लोगों की विस्फोट में दर्दनाक मृत्यु हो गई है। देखिए, आप अगर इस अवैध पटाखा फैक्ट्री या जो स्टोरेज था इस संबंध में कह रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद घटना हुई और अगर ये सूचना समय से आ जाती या पहले से स्थानीय लोगों द्वारा जो सामने खुद रहते हैं उनको खुद पता था कि यहाँ ऐसा काम होता है लेकिन नहीं बताया गया,
तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग की अगर सूचना आती है तो उस पर हमारा ऐसा नहीं कि उसको हम कोई दबा के बैठ जाएंगे, उस पर रिएक्शन नहीं होगा। अगर पुलिस थाने स्तर से कोई इसको नहीं कार्रवाई कर रहा है तो वो भी एक जांच का विषय जो मैंने इसकी देहात को बता रखा है कि इसमें जरूर जांच करेंगे कि कब कब शिकायत दी गई या थाने में क्या कभी इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं पूर्व में जो अवैध पटाखे भंडारण को लेकर की गई। अगर की गई है तो उसमें थाना स्तर से क्या सत्यापन और कार्रवाई की गई है। देखिए, जो जिले में लाइसेंसी है उसकी सूची हमने मंगा ली है, प्रशासन से ले भी ली है, जो फिर से उसको लाइसेंस निर्गत हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उत्तराखंड की जलवायु दालचीनी और तिमरू के उत्पादन के लिए अनुकूल होने के दृष्टिगत इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन दालचीनी और मिशन तिमरू प्रारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि हो पाएगी और साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हो पाएंगे। सगंध सेक्टर से उत्तराखंड के किसानों और युवाओं को हो रहे लाभ के दृष्टिगत सगंध पौधा केंद्र को सुदृढ़ करने के लिए एक्ट के माध्यम से संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि सगंध पौधा केंद्र की तरफ से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पारंपरिक खेती के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियां भी सामने आई हैं। जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान पहुंचाना, भौगोलिक परिस्थितियां, वर्षा आधारित कृषि के चलते राज्य में पारंपरिक कृषि के प्रति कृषकों का रुझान निरंतर कम होता जा रहा है। राज्य के कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौती और साथ ही एरोमेट्रिक सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए सगंध खेती और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां पर सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई है। सगंध फसलों की कठिन परिस्थिति में उगने की क्षमता के कारण वर्तमान में एक बेहतरीन नकदी फसल के रूप में स्थापित हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में आर्थिक और पर्यावरण के माध्यम समन्वय स्थापित करते हुए राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करके किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास सफल होंगे। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को सचिवालय में बीजेपी महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आशा नौटियाल और अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। इस दौरान नकल विरोधी कानून पारित करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया और बीजेपी की महिला मोर्चा उत्तराखंड ने प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण अध्यादेश लागू करने के लिए भी राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। बीजेपी महिला मोर्चा उत्तराखंड के सदस्यों ने आगे कहा कि राज्य सरकार की तरफ से भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर कानून लागू किया जाना अत्यंत सराहनीय प्रयास है। राज्य में जो नकल विरोधी कानून लागू किया गया है उसमें भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी किया जाए। इससे भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होगी। इस प्रकार सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण अध्यादेश और नकल विरोधी कानून के माध्यम से उत्तराखंड की बेटियों के लिए सरकारी नौकरियों में रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड सरकार की तरफ से राज्य की महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के शुभारंभ के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ प्राप्त करके गैस सिलेंडर रिफिल के लिए महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पात्र लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग, निजी निर्माण कंपनी SRM इंजीनियरिंग और साथ ही FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक खंडूरी और साथ ही निर्देशक अवस्थापना और श्री अविरल जैन ने MOU हस्ताक्षरित किए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इस रोपवे परियोजना के पूर्ण होने के बाद यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा और साथ ही इस रोपवे परियोजना के बनने के बाद श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम में दर्शन करने में
आसानी होगी, सुगमता होगी। जी हाँ, यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। अगर ये रोपवे बन जाता है तो रोपवे बनने के बाद मात्र 15 से 20 मिनट में श्रद्धालु यमुनोत्री के दर्शन के लिए अब पहुंच पाएंगे और प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ भी उठा पाएंगे। इस रोपवे परियोजना के पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं को तो सुविधा मिलेगी ही और साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के संसाधन भी बढ़ जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि खरसाली से यमुनोत्री धाम तक बनने वाला ये रोपवे मां यमुना के ग्रीष्मकालीन और साथ ही शीतकालीन धामों को एक साथ जोड़ने और उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं में एक और नए अध्याय का कार्य भी करेगा। परियोजना का क्रियान्वयन तय सीमा में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य भी रखा गया और पर्यटन सचिव कुर्वे ने कहा है कि जानकी चट्टो खरसाली से यमुनोत्री बनने से पर्यटन को बढ़ावा भी मिल पाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के आवागमन की बेहतर सुविधा भी यहां उन्हें मिल पाएगी। यमुनोत्री धाम के लिए बनने वाला 3.38 किलोमीटर लंबाई का ये रोपवे मोनोकेबल डिटैचेबल प्रकार का होने वाला है, जिसका निर्माण यूरोपीय मानकों के अनुसार फ्रांस और साथ ही स्विट्जरलैंड की तर्ज पर किया जाएगा। इस रोपवे की यात्री क्षमता 1 घंटे में लगभग 500 लोगों को ले जाने की रहने वाली है। यह रोपवे पर्यटन विभाग की तरफ से पीपीपी मोड पर निर्मित किए जाना प्रस्तावित किया गया है। तो एक बड़ी पहल अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया गया है, जहां पे यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग ने अनुबंध किया और सीएम धामी और पर्यटन मंत्री की उपस्थिति में यह अनुबंध किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक खंडूरी और अविरल जैन ने MOU हस्ताक्षरित कर दिए हैं और जब ये रोपवे बन जाएगा तो श्रद्धालुओं को खास सुविधा इसकी मिल पाएगी, क्योंकि जब रोपवे नहीं है तब 2 से 3 घंटे का समय जो है यमुनोत्री तक पहुंचने के लिए लोगों को लगता है, लेकिन अब जब ये रोपवे बन जाएगा तो मात्र 15 से 20 मिनट में जो लोग हैं वो यमुनोत्री दर्शन करने के लिए पहुंच पाएंगे। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना PPP मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर्स है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मेसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है जा पाएंगे और आपकी जो 5.5 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि सबसे कठिन यात्रा को अब सरल किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि हमारी यात्रा सुरक्षित हो, सरल हो, आज उसी के तहत जो है ये हमारा जो है यहाँ पर यमुनोत्री के अंदर जो है रोपवे का अनुबंध किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बुधवार को सचिवालय में पौड़ी जनपद में मूलभूत अवसंरचना विकास के संबंध में अधिकारियों और जिलाधिकारी पौड़ी के साथ बैठक की है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी पौड़ी से जनपद के अंतर्गत सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि पौड़ी में सीवरेज सिस्टम के विकास और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने आगे ये कहा है कि जनपद में सोलर प्रोजेक्ट्स की अत्यधिक संभावना है और साथ ही सोलर प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने जनपद में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए हैं और मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी पौड़ी से सभी विभागों से बातचीत करके सुझाव मांगे जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि जनपद के विकास के लिए व्यवहारिक प्रस्ताव भेजे जाएं और साथ ही उन्होंने रांची स्टेडियम के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने माउंटेन म्यूजियम, वाटर स्पोर्ट्स, जंगल बेस्ड इको टूरिज्म और साथ ही रोप प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं पर चर्चा भी की। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए और सभी मंडल स्तरीय अधिकारियों को लगातार अनावश्यक देहरादून के चक्कर लगाने से बचने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं।
तो वहीं उत्तराखंड में सीएम धामी की अध्यक्षता में नकल विरोधी कानून भी पारित हो गया है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर में नकल विरोधी कानून लाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल हुए। इस दौरान उधम सिंह नगर में नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के उपलक्ष्य में अभिनंदन और हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम चलाया गया है। छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ करवाएगी और किसी भी कीमत पर कोई भी दिक्कत युवा को सहन यहां पर नहीं की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले पेपर लीक मामले में लगातार उत्तराखंड में सरकार पर युवाओं का गुस्सा देखने को मिला था, लेकिन अब सीएम धामी ने कानून लाकर छात्रों की ये परेशानी भी दूर कर दी। नकल विरोधी कानून जब पारित किया गया तो इसे लेकर कार्यक्रम भी किया गया और उस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तैयारी करें। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे बेटे बेटियां बड़ी संख्या में शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिनके लिए हम नकल कानून लेकर आए हैं, नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं। ऐसे यहाँ पर आए हुए मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी आए हुए हमारे अन्य महानुभाव, देवियों, सज्जनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, भाई बहनों, ये आप लोग बहुत लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारियां अलग अलग तरीके से, अलग अलग संस्थानों से कोचिंग लेकर, कोई घर पर, कोई अन्य स्थानों पर कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। लेकिन अखबारों में, टेलीविजन पर, समाचारों में पिछले एक साल से ज्यादातर समाचारों में कहीं न कहीं पेपर लीक हो जाना, कहीं घोटाला हो जाना, कहीं घपला हो जाना, इस प्रकार की बात आप लोगों ने लगातार सुनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो घपले घोटाले काफी लंबे समय से चलते थे और 2014 से, 15 से या उससे और भी पहले से ये घपले घोटाले होते रहे। इसकी बात भी होती रही कि हर बार इसकी आवाज उठती थी, फिर आवाज दब जाती थी, उसमें जांच नहीं होती थी। इस बार जुलाई माह में 2022 में मेरे पास कुछ छात्र एवं छात्राएं आई, हमारे भाई बहन आए। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ वीडियो की उसकी भर्ती हुई है, उस भर्ती में भी ऐसा लगता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अब चूंकि शिकायत हर कोई करता है, तो मैंने कहा आप लोग अपनी शिकायत दे दीजिए और इसकी मैं जांच करवाऊंगा। तो उत्तराखंड के चमोली पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने बुधवार को थराली थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने थराली थाना पहुंचकर मालखाना अपराध रजिस्टरों का निरीक्षण करने के साथ ही लंबित वादों और विवेचनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही चौकी प्रभारियों को यातायात नियमों की अवहेलना करने पर मैनुअल की बजाय ई चालान पर जोर देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को थाना क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाने और साथ ही मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग ने ग्राम प्रहरियों को भी साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस ऐप डाउनलोड करने और बाहरी व्यक्तियों को सत्यापन के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। थाना थराली का निरीक्षण था और निरीक्षण किया गया। इसमें बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। कहीं कहीं जहाँ दिक्कतें थी, वायर एक्स्ट्रा हो रही थी या उनके संबंध में निर्देश दिए गए और वेपन्स की हैंडलिंग करा के देखा गया। जिनकी हैंडलिंग सही नहीं थी उन्हें सीआर के लिए बताया गया है और बाकी साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए बताया गया है। और बैरक का निरीक्षण किया गया। बैरक ठीक थे, जहां कुछ कमियां थी वो निर्देशित किया गया है। बाकी जो विवेचनाएं लंबित हैं उनके बारे में सभी सब इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। बाकी उनके कार्यों की भी समीक्षा की गई है। तो जहां भी कुछ कमियां पाई हैं उनको अवगत करा दिया गया है, निर्देशित किया गया है।
आज ग्राम प्रहरियों की भी बैठक ली गई। उनको उनकी समस्याओं को जाना है, उनके क्या कार्य वो अपना निर्वहन कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी ली गई है। और उनको जो आजकल अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध या सत्यापन जिस क्षेत्रों में नहीं हो रहे, उसके संबंध में भी उनको जागरूक किया गया है। और उनके द्वारा बताया गया है कि समय समय पे वो इसके बारे में अपने गांव में भी सूचना देंगे और जागरूक करेंगे लोगों को। तो वहीं उत्तराखंड के कक्कोट क्षेत्र के पीआरडी जवान खुशहाल राम की संदिग्ध हालत में मौत की जांच की मांग मुख्य हो गई है। जी हां, आपको बताएं कि खुशहाल राम के परिजनों ने प्रभारी निरीक्षक बागेश्वर को एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। और साथ ही मृतक पीआरडी जवान खुशहाल राम 11 फरवरी से लापता थे। तो वहीं 16 फरवरी को उनका शव तुपेड़ गांव के पास भगवती मंदिर के जंगल में मिला। तब से अब तक पुलिस अब इस पूरे मामले में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने में लेट लतीफी दिखा रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से परिजनों ने थाने पहुंचकर मृतक जवान के पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताएं कि थाने पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी का अपहरण करने के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को अब गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम टांडा में आरोपी के खिलाफ 1 साल पहले नाबालिग किशोरी का अपहरण करने का मामला थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी को मुखबिर की सूचना पर रामनगर रोडवेज बस स्टेशन गिरफ्तार करने के लिए, साथ ही अपहरण की गई नाबालिग किशोरी को भी सकुशल फिलहाल बरामद कर लिया गया है और पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में अब आरोपी से पूछताछ जारी है। देखिए, थाना रामनगर से एक व्यक्ति जो अभियुक्त है हमारा 20,000 का इनामी बदमाश था, पिछले विगत 4 माह से फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध थाना आजा पर 363 में अभियोग पंजीकृत था। इसमें एक पीड़िता जो ये अपहरण करके ले गया था, उसको भी हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त के 20,000 रुपये का इनाम था। इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। तो वहीं जोशीमठ में भूधसाव के कारण दरारें पड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताएं कि शहर का मनोहर बाग वार्ड भूधसाव में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और यहां खेतों और आम रास्तों पर करीब 300 मीटर लंबी दरारें भी देखी गई, जिसे देखकर स्थानीय लोग हैरान हो गए। आपको बताएं कि जोशीमठ के लोगों को दर्द जो है उनका कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं दरारें देखने को मिल जाती है, जिससे स्थानीय लोगों में हमेशा डर का माहौल बना रहता है। तो वहीं धामी सरकार की तरफ से आपदा पीड़ित की हर संभव मदद अब की जा रही है और साथ ही धामी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हर संभव मदद किया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दरार का जो है सिलसिला वो जोशीमठ में बढ़ता जा रहा है। घरों, मकानों में अलग अलग जगह ये जो दरार है वो देखी जा रही है और इस कारण से ज़मीन जो है वो भी धंसती हुई नज़र आ रही है और लगातार प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्यों ये भूधसाव की स्थिति उत्तराखंड के अलग अलग जगह पर पैदा हो रही है। अब बात करें अगर जोशीमठ की, तो जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी दरारें देखी गई और ये मनोहर बाग की ये तस्वीरें हैं जहां 300 मीटर गहरी जो दरार है वो देखी जा रही है। और एक बार फिर से आपको बताएं कि इस पूरे मामले में अब प्रशासन और ज़्यादा सख्त हो गया है। हालांकि लोगों को हर तरीके से राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से लगातार जारी है, क्योंकि कई ऐसी यहाँ पर परिवार हैं जो लगातार उस जगह को छोड़कर अब दूसरे जगह जाने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि घरों में आप देखिए किस तरह की बड़ी दरारें देखने को मिल रही है, जिस कारण से लोगों को अपना घर बदलना पड़ रहा है, वो स्थान बदलना पड़ रहा है। और ये जोशीमठ की तस्वीरें बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जितनी मेहनत से अगर आप घर बनाते हैं और घर में इस तरीके की दरार पड़ जाए प्राकृतिक आपदा के तौर पर, तो ये बेहद परेशान करने वाली बात हो जाती है। और लगातार अगर बात करें धामी सरकार की, तो धामी सरकार इस पर काम करने की कोशिश कर रही है और लोगों को हर संभव मदद देने का काम धामी सरकार के द्वारा अब किया जा रहा है।
तो वहीं कुमाऊं में साइबर क्राइम के मामले दिन प्रतिदिन अब बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ठगी, क्लोन एटीएम, हैकिंग और साथ ही फर्जी हैकिंग और फर्जी स्कीम के जरिए ठगी करने वालों की गिरोह काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। जी हां, अब साइबर ठगी की खैर नहीं है, क्योंकि बाहरी राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे ठगों को दबोचने के लिए कुमाऊं से 2 पुलिस टीमें रवाना हो गई है, जिसमें 15-15 सदस्य हैं, जो 7 राज्यों में दबिश देकर 241 मामलों के 360 आरोपियों को दबोचने का कार्य करने वाली है। सभी आरोपी नैनीताल और यूएस नगर जिले में हुई साइबर ठगी के मामले में वांछित बताए गए हैं। टीमों को मंगलवार को रवाना करने के बाद पुलिस महानिदेशक ने यह बताया कि प्रथम टीम में निरीक्षक पूरन राम आगरी के नेतृत्व में 5 एसआई, 5 हेड और 8 कांस्टेबल शामिल रहने वाले हैं, जो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए रवाना हुई है। दूसरी टीम निरीक्षक नीरज चौधरी के नेतृत्व में 6 एसआई और साथ ही 9 कांस्टेबल के साथ यूपी, राजस्थान, हरियाणा के लिए रवाना हो गई है, जो साइबर ठगों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का अब काम करने वाली है। जैसे 2022 के वो पूरे जो क्राइम हुए हैं कुमाऊं रीजन में, तो उसका आकलन किया तो इससे देखने को आया कि 50% से ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं वो आईटी एक्ट के हो रहे हैं, आईपीसी में कुल। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती अभी जो पुलिस के सामने है वो साइबर के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो साइबर ठग है ये भारत के अलग अलग कोनों में बैठे होते हैं, इनकी आइडेंटिटी खोजना, केस को वर्कआउट करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इनका बड़ा सिंडिकेट कार्टेल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। कई नाम के फर्जी अकाउंट्स होते हैं, सिम कार्ड्स होते हैं, तो इस तरह से ये बैंक अकाउंट्स तो बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रैक करना। खासकर जैसे ये जामतारा, मेवात ऐसे जो बने हैं इनके सेंटर्स, तो वहाँ पर हमने जो है केसेस पहले इनको सबसे पहले तो वर्कआउट करा। एक जो है सीओ ऑपरेशन जो है माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के अंदर, तो इनके अंदर हमने टेक्निकल टीमें बनाई, केसेस को वर्कआउट किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया कि भाई हाँ ये केस हुई है, ये केस तो करीब ऐसे 500 से ज़्यादा केसेस कुमाऊं में पेंडिंग चल रहे थे, तो इसमें से 241 केसेस को हमने वर्कआउट किया है। और वो देखने को आया कि जब पुलिस यहाँ रेड करती है कुछ ऐसे जगहों पे, तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है। तो वहीं उत्तराखंड में 15 मार्च को धामी सरकार के नेतृत्व में बजट पेश किया जाने वाला है। तो वहीं बजट को लेकर तैयारियां अब चल रही है। आपको बताएं कि 13 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण के बाद अगले दिन धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर चर्चा शुरू होने वाली है। साथ ही 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा और उसी दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्ताव भी पेश करेंगे। 16 मार्च को बजट पर चर्चा होने वाली है और विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, उन पर विचार और मतदान भी होना है। भराड़ीसैंण, गैरसैंण विधानसभा में शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दौरान धामी सरकार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट भी पेश करने वाली है। 13 मार्च से सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होने वाला है। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र करने पर निर्णय लिया गया था और अपर सचिव विधायी और संसदीय कार्य शमशेर अली ने विधानसभा सत्र का अंतिम प्रस्ताव जारी कर दिया है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।